एक दिन आसमान फट गया, स्वर्ग के दरवाजा खोल गया और उनके साथ साथ मॉन्स्टर ने धरती पर कदम रख दिया। इंसान अकेला पड़ गया, लेकिन इसी चाओस के बीच मोंग ने इस दुनिया में एंट्री ली और तब शुरू होती है एक नॉर्मल सा लड़के की एबनॉर्मल कहानी। उसका नाम है हनयूल। उसके पास कोई तलवार नहीं, कोई मैजिक नहीं, सिर्फ एक मेडिसिन है। मेडिसिन मतलब कॉफी। मेडिसिन कंटेंट कॉफी एंड शुगर। जैसे ही ये ड्रग उसकी शरीर में जाती है, दुनिया स्लो मोशन में चलने लगता है। उसकी सेंस शार्प हो जाती है, रिफ्लेक्स लिमिट तोड़ देता है और एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। ये कोई सिंपल कॉफी नहीं होती है, ये है एक ऐसी ड्रग जो एक इंसान को मॉन्स्टर के बराबर खड़ा कर देता है। जहां पर दुनिया ड्रग से नहीं बल्कि एक लड़का से डरता है। तो आज हम लोग इसी कहानी को जानेंगे। अब लोगों को अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और एक मेरा सब्सक्राइबर भाई ने मुझे ये मनवा सजेस्ट किया है, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और पिछली वाला मनवा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। व्यूज से मुझे पता चल जाता है। आई होप कि आप लोग इस मनवा पे सपोर्ट दिखाएंगे और हो सके तो नया नया मनवा भी कमेंट करते रहेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कहानी शुरू होता है एक फैक्ट्री से। फैक्ट्री का काम खत्म हो जाता है, सभी लोग घर पे जाने के लिए तैयार होता है। सभी लोग जाने के वक्त सिर्फ एक ही बारे में बात कर रहा था कि वो लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उन लोगों की बॉडी और काम नहीं करना चाहता है। सचमुच यहाँ पर जिंदा रहना भी कितनी ज्यादा मुश्किल होता है। उसी बीच हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को, मेन प्रोटैगनिस्ट को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा उसे देखते हुए उसे इंटरेस्टिंग, उसे एनर्जेटिक लग रहा था। वो कहता है कि गुड वर्क टुडे, मैं अभी घर जा रहा हूँ। तो तभी एक आदमी उसे चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम हमारे साथ आज डिनर नहीं करना चाहते हो? लेकिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एमसी बताता है कि मेरा आज घर में थोड़ा सा काम है और कल भी काम है। तो उसकी बात को सुनता हुआ एक आदमी ये कहता है कि आखिरकार ये यूल खाता क्या है, क्योंकि हम में से सिर्फ वही है जो कि इतने ज्यादा काम करने के बाद भी नहीं थकता है। फिर उसके जवाब में दूसरा वाला आदमी कहता है, क्या तुमने ये देखा था कि कुछ समय पहले वो कैसे हवा में उड़ रहा था? जैसे लगता है कि वो हर दिन एक मेडिसिन को लेता है अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। तो फिर और एक आदमी कहता है कि कुछ समय पहले क्या उसने विटामिन की गोलियां नहीं ली थी? क्या सचमुच ऐसे गोली उसे इतनी ज्यादा पावर दे सकते हैं? फिर दूसरा आदमी कहता है कि ऐसा लगता है कि वो घर पे जिनसिंग खाता है। तो तभी जो एमसी है, जो कि अपने बारे में बताता है, उसके नाम है पार्क हनयूल और वो अभी 22 साल का एक लड़का है। वो मन मन यही सोचता है कि सचमुच विटामिन की गोली लेना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है जब तुम थके होते हो। लेकिन पता नहीं कि कैसे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा इस चीज का इफेक्ट होता है दूसरे से। और उसने इस चीज को तब डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी कि डिस्कवर कर पाया था तब जब वो मिलिट्री सर्विस में था। उसी समय उसका जो एक कॉमरेड थे, उन्होंने उसे इस सप्लीमेंट को दिया था ट्राई करने के लिए। तो वो हर दिन जो कड़ी मेहनत करता है, पूरी दिन कड़ी मेहनत करने के बाद सिर्फ घर में आके अगर वो 2 विटामिन की गोलियां लेता है तो फिर उसका सारा दर्द कम हो जाता है, उसको एनर्जेटिक लगता है। वो यहाँ पर एक गोलियां यानी कि टैबलेट के बारे में नाम कहता है, जिसका नाम है ओमेगा 3, जो कि उसे एक क्लियर माइंड एंड अमेजिंग कंसंट्रेशन देता है। मतलब सचमुच उसके ये चीज बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। जब वो घर पे जा रहा था तो जाने के वक्त वो ये सोचता है कि मैं जैसे घर जा ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं एक कॉफी का पैकेट लेकर जाऊं। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक सुंदर सा लड़की आने लगती है। वो कहती है कि 1 मिनट क्या आप रुक सकते हैं? बट वो लड़की ये भी कहते है कि देखो, मैं ये पहली बार किसी आदमी से ये कहना चाहता हूँ। लेकिन उसे देखते हुआ हनूल मन मन सोचने लगता है कि क्या वो सचमुच मेरे सामने आके, जैसे मूवी में लड़की लोग लड़के का नंबर मांगता है, क्या वो मेरा नंबर मांगना चाहता है? लेकिन वो फिर ऐसे क्यूरियोसिटी से उसे कहता है कि हाँ तुम बोल सकते हो मुझे। फिर वो लड़की तभी अचानक से एकदम से पॉइंट पर आ जाती है और बता देगी कि तुम्हारा चेहरा देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है क्या, फिर हम लोग काम के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। और जैसे इस बात को एमसी यानी कि हनवुल सुन लेता है, वो एकदम से वहां से भागने लगता है और लड़की उसे समझाने लगती है कि देखो, मैं ऐसा बुरा पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो मेरी नाम है हन यू है, मैं 2 एविल एंजल ऑफ द 38 पैरेलल नॉर्थ पे रहती हूँ। लेकिन हनवुल उसकी बात को सुनता है और कहता है कि हाँ मैं समझ जाता हूँ। और ये कहते हुए भागने लगता है और कहते हैं कि हैव ए नाइस डे। वो लड़की रोकने की कोशिश करती है लेकिन हनवुल बिल्कुल भी नहीं रुकता है। और जैसे हनवुल भागने लगता है, वो मन ही मन सोचने लगती है कि क्या सचमुच दुनिया में ऐसा लोग अभी भी है। वो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि ये सब कुछ उसकी फादर की वजह से हुआ है। अभी वो अपनी फादर के बारे में बताते हैं कि उसका फादर जो है एक बहुत ही बड़ा स्टेबल पर्सन था। लेकिन एक दिन उसकी फादर घर पे आते हैं और आते उसकी मॉम को बताने लगती कि हनी, मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ली है। मैं अपना मेडिसिन बनाना चाहता हूँ और मैं एक सेंट बनना चाहता हूँ। और उसकी पापा ने जैसी ऐसी बात को यानी कि वर्ड को कहा, उसके बाद ही
वो जो है सेंट बनने के लिए चला गया, यानी कि उसने अपना जॉब को छोड़ दिया और फिर वो अपनी फादर के कंट्री आर्ट जो साइड में घर है वहां पर चला गया और वहां पर जाके उसने मिक्स मेडिसिन लिया और फिर अदर इंग्रेडिएंट्स भी लिया और फिर उन्हें जो है मल्टीपल टाइम्स हॉस्पिटल पर लेकर गया क्योंकि उसकी पेट में अचानक से बार बार दर्द होने लगा। देन वन डे वो जो है अकेले फॉरेस्ट की तरफ चले गया क्योंकि मेडिसिन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और उसने सिर्फ एक लेटर को छोड़कर गया था। जब वो एनर्जेटिक खुद बन पाएगा तब वो एकमात्र घर वापस आएगा और तब से लेकर आज तक 20 साल बीत गए, वो अभी तक वापस नहीं आया। और उसी समय हनयूल यानी कि वो उसके जो बेटा वो अभी 2 साल का था और अभी वो 20 साल का है। अभी बहुत ज्यादा ये लंबी समय हो गया है और उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके पापा ने बहुत दिन पहले उन लोगों को छोड़कर गया था। फिर वो यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल पर आता है जहाँ पर वो एक कॉफी का बोतल को लेता है। वो यही कहता है, मतलब मन ही मन अकेले में कहता है कि पापा यहाँ पर मेडिसिन के बदले में मेरे जैसा सप्लीमेंट्स भी ले सकते थे उस समय। खैर ये सब कुछ बातें सोचते हुए जैसे वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकलता है अचानक से आसमान में उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगते हैं। वो सोचता है कि ये कौन सा चीज था, मतलब क्योंकि जब मैं अंदर की तरफ जा रहा था अब मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज दिखाई नहीं दिया था। वो बिल्कुल भी इस चीज को देखते हुए उसे नहीं लग रहा था कि ये सम काइंड ऑफ आर्ट हो सकता है या तो उसे लग रहा है कि ये एक रियल स्पेसशिप भी हो सकता है। लेकिन तभी था अचानक से एक भूकंप जैसा होने लगता है, जमीन पूरी तरह से हिलने लगता है, इधर उधर क्रैक होने लगता है और जमीन में होल बन जाता है और उसी होल के अंदर से अचानक से एक मॉन्स्टर जैसे निकलता है। पब्लिक्स में अफरा तफरी मच जाते हैं, सभी लोग चिल्लाने लगता है कि क्या ये मॉन्स्टर है। और हनहुल वो इस चीज को देखता हुआ वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये कौन सा चीज है, क्या मुझे अभी यहाँ से भागना चाहिए। तभी अचानक से उसके शरीर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगता है, उसका न्यूट्रिशन यूज हो जाता है, वो चीजों को कुछ अलग टाइप का देख पा रहा था, उसका कैफीन एंड शुगर भी कुछ अलग प्रकार का होने लगता है, उसका सप्लीमेंट काम करने लगता है, यानी कि जैसे उस मॉन्स्टर उसको हमला करने आता है वो इस मॉन्स्टर को स्लो दिखता है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि ये चीज आखिरकार स्लो है या तो मैं ही सिर्फ अकेले इस चीज को स्लो मोशन पे देख पा रहा हूँ, आखिरकार हुआ क्या है। क्योंकि उसके हाथ में से जो कैफे मतलब कॉफी गिरा था वो भी बहुत ज्यादा स्लो मोशन में गिर रहा है। फिर वो मन ही मन सोचता है क्या क्या मैं सचमुच मेरे पास कुछ प्रकार का पावर आ गया। वो सोचने लगता है कि क्या ये कॉफी से भी ये पावर आ सकता है, क्या मैं इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागूं। और जब भी आसपास के लोगों को ये मॉन्स्टर लोग मार रहे होते हैं, वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हम लोगों को बचाओ, तभी इसी चीज को देखते हुआ हनहुल थोड़ा सा गुस्से में आता है और सोचता है कि इन मॉन्स्टर को तो काम तमाम करना ही पड़ेगा। वो सीधा एकदम मॉन्स्टर के हथियार को लेता है और मॉन्स्टर को एक लात मार के एकदम दूर भगा देते हैं। मॉन्स्टर का जो हथियार है वो नीचे गिरे रहता है। फिर हनहुल और वो मॉन्स्टर दोनों एक साथ उसी तलवार को लेने के लिए चाहते हैं, लेकिन जैसे तैसे हनहुल सबसे पहले उस तलवार को उठाता है और उस मॉन्स्टर के सर पे दे मारता है। हनहुल मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा ये वीक है। फिर बहुत से सारे मॉन्स्टर अचानक से उसे चारों तरफ से घेर लेता है। फिर क्या, फिर वो एक एक करके सारे के सारे मॉन्स्टर को एकदम से धड़ाम से मारने लगता है और कुछ ही समय ऐसे बीत जाता है, उन लोगों को लड़ाई के होता है और सारे के सारे मॉन्स्टर नीचे गिरे रहता है। वो सोचता है कि इन लोगों का तो काम नवाम, अभी क्या होने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसकी इमेजिन से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सोचता है कि आखिरकार अभी ये कौन सा कमीना है, क्यों ना मैं अभी इसके साथ भी थोड़ा सा फाइट करके देखूं। मुझे लगता है कि हम जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा ये अधिक शक्तिशाली ना भी हो सकता है। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका शरीर में कुछ अलग ही सा महसूस होने लगता है। मतलब उसके शरीर में जो एनर्जी है वो अभी और काम ही नहीं कर रहा है। उसका एनर्जी जब खत्म हुई ही जाता है तभी आज पे एक और शॉपिंग मॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर शॉपिंग मॉल का जो ऑनर होता है उसके एम्प्लॉय को ये कहता है कि बच्चे जाकर अभी के अभी शटर को बंद कर दो, अगर मॉन्स्टर अंदर आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा। लेकिन तभी वहां पर जो एम्प्लॉय रहता है वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर डर रहा हूँ, आप क्यों ना जाकर उस दरवाजा को क्लोज कर देते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि देखो ये एम्प्लॉय का ही काम होता है ऐसा काम करना। लेकिन तभी उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर हनयुल को इतनी ज्यादा जोर तरीके से मारते हैं कि वो सीधा इसी शॉपिंग मॉल के अंदर आके गिरता है और उसके पीछे पीछे वो मॉन्स्टर भी आ जाता है। तभी वो शॉपिंग मॉल का जो ऑनर है वो चिल्लाने लगता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी हम लोग देख पाते हैं कि हनयुल एक सिगरेट को चलाता है और जैसे ही वो इसे कंज्यूम करता है, इनहेल करता है, उसके अंदर एक ताकत सा आ जाती है। वो सीधा एक मॉन्स्टर को लात मारते उस शॉपिंग मॉल से बाहर निकल देता है। वो मॉन्स्टर कुछ दूर घिसक कर जाकर गिरता है। हम लोग देख पाते हैं कि वो इसी सिगरेट को इनहेल करता है
और वो जितनी ज्यादा इनहेल करता है उसके अंदर उतनी ही ज्यादा ताकत आने लगता है। और वो मॉन्स्टर को कहने लगते हैं कि चलो फिर राउंड 2 शुरू करते हैं। ये कहते हुए मॉन्स्टर को ज्यादा सीधा जाके उसकी मुंह पे एक दे मारता है। मॉन्स्टर भी उसके साथ लड़ाई करने लगता है। मॉन्स्टर भी पीछे हटने वाले में से नहीं होता है और हनीउल उस मॉन्स्टर को देखता हुआ आखिरकार ये कहता है कि ये मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। वो मॉन्स्टर को दे मारता है, मॉन्स्टर नीचे गिरता है और फिर बताता है अभी ले इस चीज का मजा ले। यानी कि हनीउल अभी अपनी पैर से इतनी ज्यादा तेजी से उसे मारता है कि वो एकदम सड़क के बीच में अपना सर उसका घुस जाता है और बताने लगता है हनीउल कि मैं जो अभी सिगरेट पिया हूँ लगता है कि ये भी अभी काम करता है। आई होप कि माँ अभी ठीक है। ये कहते हुए जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है अचानक से वो मॉन्स्टर उसकी गर्दन को पकड़कर सीधा जमीन पर कर देता है उसकी मुंह को और फिर वो उसकी मुंह पे एक जोरदार का पंच मारता है और दूसरी बार जब वो मारने के लिए आता है लेकिन हनीउल इस बार उसे रोक देता है उसकी पंच को और अपनी दूसरी हाथ से उसकी चेस्ट पे यानी कि उस मॉन्स्टर के चेस्ट पे इतनी ज्यादा जोर से मारता है कि मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। लेकिन इतनी सारा चीजें होने के बावजूद अभी हनीउल कहने लगता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। यानी कि वो अपना एक फिंगर को भी हिला नहीं पा रहा है कि इतनी ज्यादा थक गया है। तभी अचानक से आसपास से उसे बचाओ बचाओ की आवाज आ रहा है। हनीउल उठ नहीं सकता है क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा टायर्ड है। तो फिर वहां से वो चिल्लाता है क्योंकि उसके शरीर में अभी कोई भी एनर्जी बचे नहीं हुई है। और फिर वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये कमीने लोग कुत्ते लोग कहाँ से आ रहा है और वो लोग ऐसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को क्यों अटैक कर रहा है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, कहता है कि रुको, लेकिन कोई रुकता नहीं है और अचानक से तभी उसे एक मदद की पुकार सुनाई देता है। उसके पीछे एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वो मॉन्स्टर उस आदमी का गला घोटकर मार देते हैं। इसी चीज से वो बहुत ज्यादा दुख मिलता है उसे। तभी अचानक से आसमान से एक आदमी नीचे उतारता है। वो अपना सिर्फ एक टाइल्समैन को निकलता है और निकल के इन सारे मॉन्स्टर के बीच में फेंक देता है। और जैसे ये मॉन्स्टर इस चीज के बीच में आता है सारा का सारा मॉन्स्टर अचानक से गायब सा हो जाता है। और इसी चीज को देखता हुआ हनीउल मन मन सोचता है कि वो अकेले इन सारे बदमाशों को मार डाला, कमीने को। आखिरकार ये है कौन? क्या ये कोई पर्सन है? तभी अचानक से उसके सामने वही पर्सन आ जाता है। आकर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है कि तुमने बिना किसी ट्रेनिंग लिए इन सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए काबिल हो, यानी कि सारे मॉन्स्टर को मार भी डाला। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? यहाँ पर हनीउल सोच रहा है कि ये कौन है और अभी ये पर्सन उसके सामने आकर उसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर जो आदमी यानी कि एक लेडी आई थी वो कहने लगती कि अभी मुझे तुमसे ये देखना होगा कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा पोटेंशियल बचे हुए है, तुम मुझे अपना हाथ दो। लेकिन हनीउल के पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो अपना हाथ दे। वो अपना हाथ नहीं दे रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो ये नोटिस कर पाता है कि उसका हाथ अपने आप सा उसी लेडी के पास जाने लगती है। वो लेडी जैसी देखती है देखते एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये चीज ना तो हेवनली है और ना तो वर्ल्डली है और ये ह्यूमैनिटी का भी नहीं है। और वो अगर इस चीज को सिर्फ एक्सप्लेन करे तो वो सिर्फ इसी प्रकार से इसे एक्सप्लेन कर सकता है कि ये चीज एक इर्रेगुलर चीज है। हालांकि वो ये भी बात करता है कि बहुत ज्यादा ये बदकिस्मत वाली बात है कि इस बच्चे को चुना गया है। वो ऐसे बच्चे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते जो कि लाइफ में आगे ग्रो होकर इस दुनिया के लिए एक डिजास्टर बने। वो सोचता है कि नहीं, मुझे अभी इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। वो अपना हाथ को आगे करता है उसे मारने की उम्मीद को लेकर, लेकिन तभी हनीउल उससे कहते हैं कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर आप हमें मदद नहीं करते तो मैं इस बात से श्योर हूँ कि हम लोग यहाँ पर कुछ बुरा अजीब सा चीज हो जाते। इसी बात को सब सुनता है वो आदमी तो रुक सा जाता है। तो फिर यहाँ पर हनीउल ये भी कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड आपको कैसे एक्सप्रेस करूँ। इस बात को सुनता है वो एकदम से रुक सा जाता है। वो एक गल्यूक निकलने लगता है और बताता है इट्स अनफॉर्चुनेट दैट यूर मैनेज और क्लेम एनर्जी आर वेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा बदकिस्मत वाली बात है कि तुम्हारा एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया। फिर उसके मुंह पे एक गोली देता है और उसी गोली को जैसे ही हनीउल निकालता है उसी वो बहुत ज्यादा कड़वा टेस्ट लगता है। वो कहने लगता है कि आपने अभी अभी मुझे क्या दिया, लेकिन ये कहने के साथ साथ उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा हरकतें होने लगता है। अभी ये पर्सन उसे यही बताने लगता है कि ये एक ऐसा मेडिसिन है जो कि तुम्हारा सेंट्रल ऑफ एनर्जी को सील कर देगा। और ऑल दो हम लोग इसी चीज को इस्तेमाल भी करते हैं कभी कभी, जिस मॉन्स्टर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे उसी मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए। और यही एक तरीका है जिस तरीके के माध्यम से हम तुम्हारी लाइफ को बचा सकते हैं। हनीउल को कुछ ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था
और फिर वो पर्सन उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे पास जो ये इर्रेगुलर पावर है, एक दिन ये पावर तुम्हारे पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगा और साथ ही साथ हमारे इस दुनिया को भी। हालांकि तुम इस चीज में थोड़ा सा सफर तो करोगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। देखो, मुझे नफरत मत करना, और अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम लोग जरूर फ्यूचर में मिलेंगे। ये कहते हुए वो पर्सन वहां से चले जाने लगता है। हनुल उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। हनुल जमीन पर गिरे रहता है। वो मन ही मन अकेले में कहने लगता है, आखिरकार उसने अभी अभी मुझे कौन सा मेडिसिन दिया है, और फिर उसने जो इर्रेगुलर कहा इसका मतलब भी क्या है। मेरे पास जो अभी स्पेशल एक एट्रीब्यूट है, क्या इस स्पेशल एट्रीब्यूट के साथ इसका कोई भी लेना देना है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि नहीं, ये हंसने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे पास ये पावर नहीं होता तो अब तक मैं इस जमीन पर गिरा रहता और मेरे खोपड़ी फटी हुई रहती। फिर वो शॉपिंग मॉल के अंदर जाता है, दोबारा से एनर्जी ड्रिंक लेता है और पी लेता है, यानी कि ड्रग कंज्यूम करता है। और फिर वो ये भी सोचता है कि मैं या फिर सरवाइव करने के लिए इन सारे पावर को इस्तेमाल करता हूँ। फिर जैसे वो इन सारे दवाई को लेता है, दोबारा से उसकी शरीर ठीक हो जाता है। बहुत से सारे चीजों को वो घर पे लेकर भी आता है दवाई को, और सोचता है कि अभी ये हैंगओवर करने वाला जो दवाई है वो अभी काम कर रहा है। वो बहुत सा सारा पी लेते हैं, लेकिन अभी भी उसे नम महसूस होता है। और फिर वो अकेले में कहने लगता है कि उन्होंने मेंशन किया था डिजास्टर के बारे में, और उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दिया था शायद उसका इफेक्ट अभी मुझे हो रहा है और मेरे ऊपर भी कुछ हो रहा है। अभी मैं सब कुछ चीजों को अभी समेट लूंगा और फिर मैं अभी माँ के पास चले जाऊंगा। यानी कि वो सभी चीजों को समेट कर माँ के पास के जाने के बारे में सोच ही रहा था। अचानक से उसकी मोबाइल पे एक अलर्ट मैसेज आता है, जो कि एक वार्निंग मैसेज होता है कि मॉन्स्टर आसपास आ रहा है। वहां पर एक इमरजेंसी मैसेज था जहां पर कुछ चीजों के बारे में लिखा गया था कि कैसे अवॉइड करे, कैसे चीजों को देखे, और वहां पर ऐप के बारे में भी लिखा था। तो फिर वो ऐप को देखते ही वो वहां पर ऐप को क्लिक करता है, और फिर जैसे प्ले स्टोर में मिलता है वैसे ही उसे भी वहां पर मिलता है, जहां पर ऐप का नाम था स्पेशल मैसेज 24। उसे इस चीज का डिजाइन को देखकर इतनी ज्यादा खास कुछ नहीं लगता है, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि हाँ, जल्दी जल्दी में बनाया गया है तो ठीक है। और उसे ये भी लगता है कि ये कोई इमरजेंसी अलर्ट का वाला ऐप है तो स्कैम नहीं होगा। फिर वो जो है अपना आइडेंटिटी को स्कैन करता है, लेकिन जैसे स्कैन करता है, ऑथराइजेशन कंप्लीट होता है, अचानक से कुछ वहां पर होने लगता है। वो एकदम से डर के मारे चिल्लाता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या चल ही रहा है। उसके सामने एक विंडो खुल जाता है और उस विंडो में लिखा होता है कि तुमने कंफर्मेशन दबा दी है, तो इसी वजह से अभी हम लोग तुम्हारा फिजिक को एनालाइज करेंगे। इस बात को सुनता हुआ तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अभी ये क्या कर रहे हैं, और फिर मन ही मन सोचने लगता है कि क्या उस लेडी ने मुझे जो बात किया था, क्या ये वही चीज है, सिमिलर टाइप का। फिर वो उसके बाद याद आता है कि अगर दोबारा से ऐसा कोई भी इर्रेगुलर सा चीज होता है तो तभी वो इसी बात को सोचता हुआ कहता है कि एंड, लेकिन बिल्कुल भी ये एंड नहीं होता ये चीज। अचानक से उसे कुछ नम महसूस होने लगती है, धीरे से उसका बॉडी दोबारा से यहाँ पर वीक होने लगता है। वो सोचता है कि नहीं, अभी मेडिसिन का इफेक्ट इतनी ज्यादा जल्दी नहीं जाना चाहिए था। दोबारा से वो यहाँ पर मेडिसिन पीने लगता है, यानी कि ड्रग, और फिर उसे जो है यहाँ पर बेहतर महसूस होता है। और तभी अचानक से उसके सामने कुछ जो वो डिस्प्ले को देख पाता है, विंडो को, वो अचानक से गायब होने लगता है। वो कहते हैं वेट, नो, लेकिन तभी उसको नोटिफिकेशन से ये कहा जाता है सिस्टम की तरफ से, द रिजल्ट ऑफ पार्क हन्यूल एनालाइज, यानी कि जिसने एनालाइज किया था अभी उसके रिजल्ट देने वाले हैं। उसके बाद हमें एक एम्प्टी ब्लू के बारे में बताया जाता है, जो कि एक ऐसे मटेरियल्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है ट्रीज को, और इसी चीज के अंदर उन लोगों ने इस चीज के कोर में एक वाटर को ढूंढ लिया है, और वो लोग इस चीज को एम्प्टी ब्लू एनर्जी कहता है। इस दुनिया में जितने भी सारे मेडिसिन अवेलेबल है जिनमें एनर्जी मौजूद होता है, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट इसे ही माना जाता है। और इधर हन्यूल को देख पाते हैं, जो कि उसका सेक को एनालाइज करना हो जाता है सिस्टम की तरफ से। हन्यूल मन ही मन सोचने लगता है कि मेरा पेट में अभी क्यों गड़बड़ी चल रहा है। उसके पेट में कुछ अजीब सा चीजें हो रहा था, उसने ड्रग कंज्यूम किया था इसी वजह से शायद, और ये केमिकल उसके अंदर आया अभी एम्प्टी ब्लू एनर्जी। और ये जो एम्प्टी ब्लू एनर्जी है, ये एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो इस मेडिसिन को अभी हन्यूल ने लिया है, लेकिन उसने जो कोई भी हैंगओवर ड्रिंक्स को लिया था, इसी ड्रिंक की वजह से उसका जो ये मेडिसिन का एक पॉइजनस इफेक्ट था वो क्योर होने लगा, और अभी सिर्फ उसके शरीर के अंदर द एम्प्टी ब्लू एनर्जी यही चीज इफेक्ट बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर तभी अचानक से हन्यूल की बॉडी में कुछ अनयूजुअल सा चीज, इंटरेस्टिंग सा चीज होने लग जाता है। हन्यूल की बॉडी में अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगता है। वो सोचता है कि बेहतर होगा मैं जब तक ना मेरा फीवर डाउन हो जाए
तब तक मैं ऐसे ही बैठे रहूं। यानी कि उसे लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर अभी फीवर हो रहा है। फिर वो यहाँ पर कुछ पोजीशन को ट्राई करने लगता है कि कौन सी पोजीशन से उसे बेहतर महसूस होगा, यानी कि कंफर्टेबल लगेगा। फिर वो मेडिटेशन जो करते हैं ठीक वैसी सिचुएशन पर बैठ जाते हैं। वो बैठते हुए मन ही मन सोचते लगता है जैसे कि वो एक मेडिटेशन कर रहा है अंडर वाटर, मतलब अंडर जो वाटरफॉल होता है उसके नीचे। और फिर वो मन ही मन ये भी सोचता है कि क्या ऐसा लग रहा है कि मुझे जो कि मैंने मार्शल आर्ट्स मूवी को देखा था जहां पर लोग प्रैक्टिस करते हैं ठीक वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन ये पोजीशन उसे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करवा रहा है। जब तक ना वो सोचता है कि उसकी ये जो फीवर है वो डाउन हो जाए तब तक वो ऐसे ही बैठा रहेगा। अभी यहाँ पर वो अपने जो विंडो है वहां पर देखता है कि वहां पर लिखा था कि उसके पास अभी एक वर्ल्डली फिजिक है, उसके पास इर्रेगुलर फिजिक बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो उसी सेंट के बारे में याद आते हैं कि उसने मुझे बताया था कि मैं इर्रेगुलर हूँ, इसी वजह से उन्होंने मुझे वो मेडिसिन दिया है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी फ्रॉम ट्री इसका मतलब क्या है ये उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी उसे ये समझ में आ रहा था कि उसके शरीर के अंदर जो पॉइजन का इफेक्ट है वो धीरे धीरे अभी गायब होने लगा है। फिर वो ये भी सोचता है कि शायद उसने अभी एनालाइज किया है, इसी वजह से उसका इंग्रेडिएंट्स का जो इफेक्ट है वो बदल चुका है। और इसी बात से उसे बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है कि उसे अभी इर्रेगुलर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इर्रेगुलर दिखाई देता तो फिर उसे कोई मार भी सकता था। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है विंडो में, और फिर वो कहता है कि हेलो सिटीजन्स ऑफ कोरिया। और उसे देखते हुआ हनुल को पता चल जाता है कि ये तो प्रेसिडेंट है। तो वो जो प्रेसिडेंट है वो कहने लगता है कि जो कुछ भी बात अभी मैं करने वाला हूँ हर एक बात सच है, और वो जो कोई भी बात कहेगा वो हर एक इंसान के सेफ्टी के खातिर ही बताएगा। तभी हमें थोड़ा सा इस दुनिया के बारे में बताया जाता है कि ये 10 साल पहले ये जो दुनिया था वो बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा था। अभी वो लोग जिस चीज को मॉन्स्टर कह रहे हैं वो मॉन्स्टर कुछ समय पहले इस दुनिया पर रूल करते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि दूसरे गैलेक्सी के कुछ चीजें जो है उन लोगों की गैलेक्सी में आ गए। और उसी समय के अगर बात करें तो उसी समय इंसानों को बहुत ज्यादा पटक पटक के मारा जा रहा था इन मॉन्स्टर के दौरान। और किसी अराजकता के बीच में कुछ ही चुना हुआ लोगों को ये चीज दिया गया जिसे कहा जाता है स्पिरिचुअल फिजिक्स। ये एक ऐसे स्पेशल पावर था जो कि प्रीवियसली उन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो शक्ति है यानी कि ये जो पावर उन लोगों को दिया गया है, इस पावर के माध्यम से एक मॉन्स्टर का लाइफस्टाइल जितनी ज्यादा हो जाता है, लाइफ स्पेन उतनी ज्यादा इन लोगों का भी लाइफ हो गया। और ये एक ऐसी शक्ति था कि इस दुनिया में कोई भी इस शक्ति को इस्तेमाल कर सकते थे। और बाद में इन लोगों को सेंट कहकर पुकारा गया। और फिर इसी हेवन के दरवाजा को बंद करने के लिए उन लोगों ने अपने अपने बहुत से सारे लोगों के सैक्रिफाइस किया था लाइफ को, एंड मेड इट सो दैट ओनली ह्यूमन कुड ट्रेवल ऑन अर्थ। यानी कि उन लोगों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि लोग ताकि इस धरती पर आराम से अपनी लाइफ जी पाए। और इन सारे सेंट्स को जो है लेजेंड्स और मिथ्स के रूप में अभी याद किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन वाइज इन सारे कहानियों को पास किया जाता है। और जितनी ज्यादा ह्यूमैनिटी अभी डेवलप हो रहा है उसी तरह से वो लोग भी अभी भी इन सारे गेटों को अभी भी प्रोटेक्ट करते आ रहा है। और कुछ घंटे पहले तक भी यही कहानी अभी पृथ्वी पर चल रहा था। और तभी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जो प्रेसिडेंट है वो ये बता देता है कि जिन सारे सेंट्स को अभी चुना गया है उन सारे सेंट्स को अभी एक जो डिसाइडेड एरिया है वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए बता दिया जाता है। सारे के सारे सेंट्स इन सारे चीजों को देखने लगता है क्योंकि अब इस लोगों की प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब लोगों की जो सेफ्टी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों को जाना होगा। और इन लोगों की जो एबिलिटी है, इन सारे लोगों की एबिलिटी को टेस्ट किया जा चुका है। और फिर वो लोग जो है अगर नेसेसरी होता है तो फिर वो लोग अपनी नेसेसरी अनुसार अपने लॉ को भी बना सकते हैं। हनीमून इतनी सारी चीजों को देखता हुआ वो अकेले में यही कहने लगता है कि क्या यही वो चीज है जिस चीज के मतलब एप्टीट्यूड के माध्यम से मैं अपनी स्किल को ढूंढ सकता हूँ। वह बार जैसे वो क्लिक करता है बहुत से सारे चीजें निकलता है, तो सोचता है कि क्या यही वो स्किल है। वो अपने एक बॉडी को देख पाता है, वहां पर लिखा था अपर कोर, मिडिल कोर एंड लोअर कोर। और हनीमून यही भी कहता है कि क्या यही वो पार्ट्स है जिस पार्ट्स में मैं जो अभी हिटिंग को फील कर पा रहा हूँ। और वो जैसे बैठा हुआ है उसका जो वहां पर लोगो है ठीक वैसे ही वो भी उस अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ पर उसे ये भी बताया जाता है कि अगर वो सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग करता है तो फिर कुछ समय के बाद ही वो उस 3 जगह में से एक जगह से हीट नहीं निकल रहा है इस चीज को वो फील कर पाएगा। और जब ये 3 लोकेशन से ही उसका हीट बाहर आना शुरू हो जाता है तो फिर वो जो है पारंपरिक तरीके से अपना जो ट्रेनिंग वो शुरू कर सकता है। और फिर वहां पर कुछ टेक्निक के बारे में भी बताया जाता है, तो वो सोचता है कि अभी फिर मुझे ब्रीथिंग करना होगा।
और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कल ही तो मैं इन सारे चीजों के बारे में, इस रिलीजन, इन गॉड, इन सारे चीजों के ऊपर मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, लेकिन आज देखो मैं यही सी चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जैसे वो इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करते करते अपनी एक आंख खोलता है। खोलते वो ये कहता है कि अरे बाप रे, मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा ये तो आसान है। फिर ऐसे वो आंख बंद कर देता है और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि देखो, भले ही तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल बॉडी हो, लेकिन तुम्हें इन सारी चीजों को करने के लिए कुछ समय भी लग सकता है। इन 3 कोर से जो हीट निकल रहा है इसे सेंस करने के लिए किसी किसी के क्षेत्र में तो ये मंथ लगता है, या तो कुछ लोगों के लिए कुछ साल भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी टैलेंट के ऊपर। और अगर वो इनफ ट्रेनिंग करे तो वो एक दिन अचानक से वो अपने उसी स्टेट तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ तक कि वो अपने आसपास के जो वातावरण है उसे भी वो फील कर पाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हन्यूल भी अपना फर्स्ट कदम उठा लेते हैं अपना सेंट बनने की तरफ से। हन्यूल अपना आंखें खोलता है और खोलते ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास बहुत से सारे पेड़ उग गए थे, यहाँ तक कि उसके शरीर में भी। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर कितनी ज्यादा लंबे समय से हो रहा हूँ। वो अपने मोबाइल फोन को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मोबाइल फोन का बैटरी भी डेड हो चुका है। वो आसपास किधर उधर घड़ी ढूंढने लगता है और तभी अचानक से उसे घड़ी दिखता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि अभी जुलाई 22 हो चुका है, 10:25। सॉरी, जुलाई नहीं, जून है। और इसी चीज को देखते हुए वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लगभग 100 डेज से ऐसा ही है। कुछ ही समय के बाद वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसको अभी फिलहाल नहाने के लिए थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है। वो इसी खुशी के अंदर से आ रहा था, लेकिन कुछ बात अजीब सा उसे लग रहा था कि यहाँ पर उसकी इंजुरीज भी जो थे वो एकदम ठीक है, एंड उसे अभी भूख भी नहीं लग रहा है। हालांकि वहां पर 100 दिन से वो मेडिटेट कर रहा था, लेकिन 100 दिन से वो कुछ नहीं खाया है, फिर भी उसे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और फिर उसने देखता है कि वो बिना उतना मास गेन भी नहीं किया है और उतना मास ज्यादा लूज भी नहीं किया है। और फिर वो अपने पावर बैंक के माध्यम से अपनी मोबाइल को चार्ज करने लगता है। सोचता है कि फाइनली अभी मैं तो अभी मोबाइल को चार्ज कर पा रहा हूँ। और फिर वो मन ही मन सोचता भी है, जब वो बाहर की तरफ देखा था अचानक से उसे आसमान में एक चीजें दिखा था, एक बैरियर आउटसाइड। और यहाँ पर जैसे कि जमीन के अंदर कुछ गड्ढे हैं, उस गड्ढे के अंदर से प्रोबेबली मॉन्स्टर बाहर निकल आ रहा है। और अभी प्रोबेबली ये जो एरिया है वो डेंजर जोन हो चुका है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर वो ही अकेले फंसे हुआ है। वो यहाँ से बाहर इसी वजह से नहीं निकल पाया क्योंकि यहाँ से वो इवैक्यूएट नहीं कर पाया था। लेकिन तभी अचानक से उसे बाहर कुछ भूकंप जैसा महसूस होता है। सोचता है कि क्या और एक अर्थक्वेक आ गया है, लेकिन जब वो बाहर की तरफ न देखता है, बहुत से सारे मॉन्स्टर उसके आसपास घूम रहा था। इसी चीज से वो बहुत ज्यादा हैरान भी रह जाते हैं और नीचे की तरफ झुककर देखते हैं कि बहुत से सारे मॉन्स्टर है, यानी कि हर एक जगह पर अभी मॉन्स्टर है। कोई भी ऐसा जगह बचा हुआ नहीं है जहाँ पर मॉन्स्टर नहीं है। वो सोचता है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो जब अपनी मोबाइल को ऑन करता है, देखता है कि उसकी मोबाइल पे कोई भी सिग्नल नहीं है। फिर उसके पास एक ही रास्ता होता है, इमरजेंसी। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करता है, उसका सिस्टम दोबारा से ऑन हो जाता है। और तो वो ये भी कहने लगता है कि उसने अपना टेम्परेचर को, बॉडी की टेम्परेचर कमाने के लिए उसने सिर्फ 100 डेज तक लोटस पोजीशन में जो है यहाँ पर सर्वाइव किया है। उसे लगता है कि ये जो ब्रीथिंग टेक्निक है वो एक स्पेशल टेक्निक होता है। फिर सिस्टम में वो जितनी भी सारे चीजों को खोलता है, इन सारे चीजों को खोलने के साथ साथ उसे यही चीज दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। यहाँ पर बिना नेटवर्क के वो कुछ फीचर्स को ऑन बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। वो सोचता है कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो और भी कुछ चीजें होगा। वो बाकी सारी चीजों को ढूंढने लगता है, ऑप्शंस को। वहीं पर एक उसका ऑप्शन देखता है जहाँ पर उसकी नाम लिखा होता है, लेकिन ज्यादातर चीजें अनयूजुअली लिखा रहता है। लेकिन वहां पर एक चीज होता है जो है चार्म कॉपी। फिर वो ऑप्शन के अंदर जाता है, वो चार्म कॉपी अवेलेबल 3 पोजीशन है उसके पास। और देखो ये डिपेंड करता है, ये पावर डिपेंड करता है उसके जो कैरेक्टर है, उसका फॉलोअर्स, उसका रैंक, उसकी लेवल के अनुसार ये चीजें। सबसे पहला उसे एक बिजी स्टेप मिलता है जो कि हवा बताया जाता है, और ये एक 9th रैंक कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेस मैजिक है। और फिर इसे इस्तेमाल करने के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे वो इस चीज को इस्तेमाल कर सकता है। देखो मैं इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ। और एक बात कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर एआई वॉइस से नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की वॉइस से कर रहा हूँ, तो इसी वजह से हम लोग कुछ ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, एआई के माध्यम से एक्सप्लेन नहीं करते। जो लोग एआई करते हो ना, एआई की वीडियो को देखते हो, जाकर एक बार मिला लेना, खुद कंपेयर कर देखना कि कितनी ज्यादा डिटेल हम लोग देते हैं और कितनी ज्यादा वो लोग देते हैं। खैर टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हनुअल इस चीज के इस्तेमाल को देखते हुआ सोचने लगते हैं कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा आसान चीज है। लेकिन तभी वहां पर और भी कुछ चीजें उसे देखता है।
और देखने के साथ साथ वो उठता है। उठने के सोचता है कि मुझे तो यहाँ पर कोई चेंजेस महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने उस ताकत को इस्तेमाल करने के बारे में सीखा था। तो फिर जैसे वो एक कदम जमीन पर रखता है, रखने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा तेजी से जाके सीधा दीवार के साथ टक्कर खा जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेस मैजिक है, वो दरअसल ये सचमुच काम भी करता है। फिर वो दूसरे वन के बारे में सोचता है जो कि एक कैरी वेट होता है। यहाँ पर सीधा इसका मतलब यही होता है कि वो ज्यादातर वेट उठा सकते हैं, और एक होता है लाइट स्ट्रगल। तो फिर सोचता है कि क्या मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए अभी छत पर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मॉन्स्टर जो है वो शायद इस चीज को देखकर, यानी कि लाइट को देखकर अट्रैक्ट हो सकता है और उसकी तरफ भी आ सकता है। आई विश देयर मोर। और फिर तभी वहां पर और भी कुछ टेक्निक ट्रेनिंग को देख पाते हैं। वो सोचता है कि मैं इसी जगह से जो है वो सांस लेने वाले जो ब्रीदिंग टेक्निक है लास्ट टाइम उसे कॉपी किया था। तो वो सोचता है कि क्या मुझे और भी करीब से इसे देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक जगह पर आते हैं तो उसे दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग इज डिवाइडेड फ्रॉम 1 स्टार टू 10 स्टार, मतलब जितनी ज्यादा स्टार होगा उतनी ज्यादा तुम अच्छे कर पाओगे। तो यहाँ पर मैक्स चीज को जो ट्री होता है उसे को एब्जॉर्ब करने के लिए, पाने के लिए उसे एकदम 10 स्टार तक जाना होगा। और इसी चीज को देखते वो सोचने लगती कि अच्छा, तो फिर यहाँ पर मैं अपने लेवल को भी बढ़ा सकता हूँ। लेकिन वहां पर एक बात देखते हुए बहुत ही ज्यादा वो घबराया जाता है, हैरान हो जाता है एटलीस्ट कि 1 स्टार के लिए एटलीस्ट उसे 10 साल देना होगा। वो सोचता है कि क्या ये सचमुच, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे पूरी पोटेंशियल के माध्यम से इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर 70 साल तक इंतजार करना होगा। जस्ट क्या मैं अपनी पूरी लाइफ जब तक ना मरूं तब तक क्या मुझे सिर्फ ब्रीदिंग को ही लेना है, मतलब ब्रीदिंग ही करना है। फिर वो सोचता है कि अभी मुझे ये देखना है कि अभी मेरे पास कितनी ज्यादा स्टार है। और फिर तभी वहां पर उसे एक टेक्निक के बारे में बताया जाता है, जिस टेक्निक के माध्यम से वो अपने आप को मेजर कर सकता है कि वो कहाँ तक है। यानी कि उसकी दोनों हाथ में पहले तो एनर्जी को एकत्रित करना होगा और फिर वो अपने हाथ की एक लेफ्ट हैंड में इन सारे चीजों को देख सकता है। इसी चीज को देखते हुए उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हुआ हन यूल एकदम से उसी चीज को करता है। और फिर उसे ये भी बताया जाता है कि तुम अपनी फिंगर में जितनी ज्यादा रिंग देख पाओगे उतनी ज्यादा ही तुम्हारा स्टार लेवल है। लेकिन वो उसी चीज को देखते हुए शॉक में आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर हमला हो जाता है, एक मॉन्स्टर बाहर से अंदर आ जाता है। और फिर वो तभी अपना सिस्टम को ऑन करता है और फटाफट से एकदम जल्दी जल्दी में कुछ चीजों को ढूंढने लगता है कि कौन सा टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है वो इसी जगह पर। और फटाक से जैसे वो सिलेक्ट भी कर लेता है, वो मॉन्स्टर सीधा उसकी एकदम गर्दन पर काट सा लेते हैं। और जैसे वो मॉन्स्टर उसे काट लिया जाता है तभी हमें यहाँ पर एक स्किल के बारे में बताया जाता है। इन एशियंस चाइना एक स्किल के बारे में बताया जाता है जिसके स्किल का नाम है एब्जॉर्वेशन मेथड। ये एक ऐसा स्किल है, ऐसा मेथड है जिस स्किल के मदद से तुम कोई भी बीस्ट का जो ताकत है उसे तुम ले सकते हो। और हनीओल ने भी सेम टू सेम सिमिलर जैसा स्किल को ही चूज किया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर की उसी स्किल को एब्जॉर्ब करता है और उस मॉन्स्टर को एकदम से पकड़ के सीधा इतनी ज्यादा जोर से उसे पटक कर मारता है, सीधा वो जमीन पर जाके वहीं पर उसका मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। और कुछ समय के बाद इधर हनीओल मन मन सोचने लगता है कि मैं अभी इस चीज के वजह से बचा हुआ हूँ क्योंकि मैंने इसी यूजफुल स्किल को चूज किया था। लेकिन तभी अचानक से उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगता है। उसके न्यूट्रिशन यूज हो जाता है, उसकी प्रोटीन, आयरन, हर एक चीज उसके शरीर के अंदर जो है वो एकदम से यूज होने लगता है और उसे और भी कुछ एनर्जी महसूस होने लगता है। तो हनीओल को जो कुछ भी चीज महसूस हो रहा था उसे आखिरकार समझ में नहीं आ रहा था कि ये एग्जैक्टली कौन सा चीज है। वो एकदम से ये चीज महसूस कर पा रहा था कि उसके शरीर के अंदर से जो एनर्जी फ्लो कर रहा है, मतलब वो चीज वो एकदम से अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर पाता है। और वो उसे यही लगता है कि उसने जो उस मॉन्स्टर की लाइफ एनर्जी को लिया था, इसी वजह से उसके शरीर के अंदर अभी उस मॉन्स्टर का न्यूट्रॉनिस रिप्लेस हो गया है। उसे सोचने लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया होगा, दिस मच शुड बी इनफ टू होल्ड आफ्टर यूजिंग राइटिंग लाइट। यानी कि ये चीज को अभी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस राइटिंग लाइट को, फिर ये चीज बहुत बढ़िया होगा। फिर तभी अचानक से वो जो इस मॉन्स्टर को वो मारा था, उस मॉन्स्टर के शरीर में कुछ पेड़ को देखते हैं उगते हुए। वो सोच लेती कि ये तो एक स्पाउस है। फिर वो उसने जो है डेफिनेटली इस चीज को वो दोनों को लेने लगता है क्योंकि ये चीज पहले यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। और फिर वो अपने साथ ही ले लेते हैं, सोचता है कि ये बाद में कोई काम भी आ सकता है। और फिर वो जो है इस बारे में भी बात करता है, वो सिर्फ प्लांटिंग स्पाउच को सिर्फ दोनों ओपोनेंट अगर आता है सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसे ये मौका मिले किसी भी मॉन्स्टर को फिनिश करने के पहले वो अगर उस मॉन्स्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए, इट्स बेटर टू अवॉइड फेसिंग मल्टीपल एट वंस। यानी कि बेहतर होगा कि वो बहुत ज्यादा जो आएगा मल्टीपल टाइम उन लोगों को फेसिंग करने से पहले वो मार भी सकता है। और अभी उसे जो है यहाँ पर तब तक रुक के रहना होगा जब तक ना उसके पास कोई रेस्क्यू टीम ना आ जाता है। ये जो राइटिंग लाइट है
इसका कोई किलिंग पावर तो नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चीज है जो कि मॉन्स्टर को थोड़ा सा दूर भगाता है और यहाँ पर सिग्नल देने के लिए भी काम करता है ये चीज। और इसी चीज को इस्तेमाल करने के बारे में वो सोचता है, लेकिन तभी सोचते हुए जैसे आगे की तरफ बढ़ता है, एक मॉन्स्टर दोबारा से उसके सामने आ जाता है। इस बार भी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी एक हाथ से पहले उस मॉन्स्टर को रोकता है और फिर दोबारा से दूसरे हाथ से उस मॉन्स्टर के मुंह पे एक जोरदार का पंच मारता है। हालांकि उस मॉन्स्टर को वो गालियां भी देता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि यहाँ पर मेरा रिलैक्स करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा और बाहर निकलते हुए इस राइडिंग लाइट को इस्तेमाल करना होगा। ऐसे वो भागते स्टेयर से ऊपर और नीचे की तरफ जैसे जाने लगता है, दोबारा से मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो सोचता है कि सचमुच इन लोगों का अभी तो एंड होने वाला नहीं है। एक के बाद एक मॉन्स्टर आता है और एक के बाद एक मॉन्स्टर को वो मारता है। वो एकदम गुस्से में आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिरकार कितनी ज्यादा मॉन्स्टर है यहाँ पर। और ऐसे मॉन्स्टर को मारते मारते वो एकदम ऊपर यानी कि रूफ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होता है। रूफ पर जाने के साथ साथ और एक मॉन्स्टर बाहर निकल आ जाता है। ये कई बड़ा है। हनीउल मन ही मन सोचता है कि सचमुच ये तो बहुत बड़ा पागल वाला चीज है, अभी मैं क्या करूं। वो सीधा उस बड़ा सा मॉन्स्टर के सामने की तरफ दौड़ता है और दौड़ते ही अपनी मोबाइल फोन पर राइटिंग लाइट को दबा देते हैं। और जैसे ही दबा देते हैं वहां से एक टाइल्समैन बाहर निकलता है। एक जैसे टाइल्समैन बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा तेज रोशनी चारों तरफ फैल जाता है। वहां पर मॉन्स्टर भी उसके करीब नहीं जा पा रहा था इस तेज रोशनी की वजह से। तब अचानक से उसको किसी का वॉइस सुनाई देता है कि तुम कौन हो। इस वॉइस को हनीउल सुनता है और मन में सोचता है कि ये एक तो इंसान की वॉइस है। वो जो वॉइस उसे बता रहा था कि तुम अभी बाहर आ सकते हो, वो मन में सोचता है कि ये तो रेस्क्यू टीम का ही वॉइस है। वो एक आदमी को देख पाता है जो कि आसमान पे है, तैर रहा था। वो कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। वो आदमी तभी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आखिरकार क्या कर रहे हो। और ये एक सुपर थ्रिलर डायलिस्ट है। वो बताता है कि क्या तुम्हारे पास कोई टाइल्समैन या कोई मतलब उड़ने वाला टाइल्समैन या कुछ और नहीं है। तो तभी यहाँ पर हनीउल उसे कहते हैं कि अरे नहीं, मेरे पास जो चीज था ये तीन ही चीज मेरे पास पहले था। और तभी वो आदमी कहते हैं कि सच मुझे बहुत ज्यादा परेशान भरा है, चलो तुम अपना हाथ अब भी मेरे सामने करो। लेकिन यहाँ पर हनीउल बिल्कुल भी वो अपना हाथ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपने पीछे एक मॉन्स्टर को देख रहा था और उसे देखता हुआ उसे कहते हैं कि लेकिन आप पीछे देखिए। वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें मेरे बात सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा हाथ आगे की तरफ करो। और फिर वो आदमी को उसके पीछे की तरफ इशारा करता है। वो आदमी इसी पीछे की तरफ घूमते हुए उस मॉन्स्टर को देखता है और अपना एक हाथ आगे करता है और उसे मार डालता है। मतलब उसके पास एक पीस ऑफ केक की तरह ये मॉन्स्टर है। और फिर वो आदमी दोबारा से हनीउल को कहता है कि मुझे ये बात दोबारा रिपीट करने के मजबूर मत करो, तुम अपना हाथ आगे की तरफ करो। फिर हनीउल भी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। वो हनीउल भी आसमान में तैरने लगता है। और फिर वो आदमी उसे ये कहने लगते हैं कि तुम ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में अभी भी कैसे घूम सकते हो, क्या तुम्हारा लाइफ का कोई भी वैल्यू नहीं है तुम्हारा। वो कोई जवाब नहीं देता है हनीउल। तो वो आदमी कहते हैं कि इट्स फाइन, आई डोंट नीड टू नो, मुझे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। हनीउल बताता है कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर वो दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी हनीउल की मोबाइल पे बहुत सारे मैसेज आने लगता है, मतलब बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है। वो देखते हुए खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार यहाँ पर नेटवर्क उसे मिल रहा है और वो इसी जगह पर जो है 100 डेज से रुका हुआ है। और इस बात को भी उसे देखते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि उसकी पूरा रिलेटिव और उसकी मॉम अभी भी ठीक है। और उसे ये भी लगता है कि इस मेन टाइम में बहुत सा सारा चीजें अभी बदल जा चुका है। उसे अभी इस बात से भी बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है कि दूसरे जो जगह है, दूसरे जगह अभी कैसा हो रहा सकता है, यानी कि कैसा हुआ है। उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि जो हनीउल है वो अपनी मॉम को फोन करते हैं और बताता है कि मॉम मैं आपको जो है बाद में फोन करूंगा। हाँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा खो गया था, उसके बाद उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया था, तो इसी वजह से उन लोगों ने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसी जगह पर लेकर आए हैं। ठीक है, मैं माँ आपके साथ बाद में मिलूंगा। और फिर वो जैसे फोन पे बातें कर रहा था, वहां पर एक अचानक से ऑफिसर आता है। कहता है आते ही कि क्या तुम्हारा फोन कॉल हो गया है। हनीउल बताते हैं कि अभी के लिए तो फोन कॉल हो गया है। वो आदमी उसे एक कप चाय देता है। और फिर यहाँ पर हनीउल मने मन ये भी सोचता है कि ये उस बात से बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी मॉम एंड रिलेटिव सभी लोग अभी तक सेफ जगह पर है। लेकिन तभी अचानक से उसी कमरे के अंदर एक गुस्से में आदमी आता है। आते कहने लगते हैं कि ये वही आदमी है। तो वहां पर सबसे पहले जो ऑफिसर आया था वो कहते हैं कि हाँ, वो ये कहता है कि ये चा ह्यून जून के कमांड के एक डिसेबल्स है, यानी कि उसके अंडर ही ये एक डिसेबल्स है उसका, और इसका नाम है हनीउल। उसकी बात को सुनता हुआ आदमी गुस्से में कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। ऑफिसर उसकी बात को सुनता हुआ कहते हैं कि हाँ सॉरी आप क्या कह रहे हैं, लेकिन वो एपिडोपिट। तभी दोबारा से ये आदमी उसे एकदम गुस्से में कहता है कि मैंने बताया तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे बात को दोबारा से दोहराने के लिए मजबूर मत करो। इसी बात को सुनता हुआ वो आदमी एकदम से वहां से निकल जाते हैं।
फिर वो आदमी आते ही यहाँ पर हनील को बताने लगता है कि ये जो स्काई डोर ओपन हुआ है, क्या उससे पहले ही तुमने जो है एसेंडेंस को सीख लिया था? हनील बताता है नहीं। तो फिर वो आदमी दोबारा पूछता है तो फिर कैसे? तो फिर क्या तुम मेरे सोए हुए जो मास्टर है उसे जगाने के तुम काबिल भी हो? यहाँ पर हनील उसकी बात को सुनते रहता है, चुपचाप रहता है। फिर वो आदमी ये भी कहते हैं कि क्या तुम ये देख पा रहे हो? इट्स से एसेंडेंस राइट। वो आदमी ये कहता है कि यहाँ पर जो सेंस होता है उन लोगों का 9th रैंक होता है। सबसे पहला होता है एसेंडेंस, सेकंड नंबर पर होता है हाई, तीसरे नंबर पर होता है ग्रेट, फोर्थ नंबर पर होता है मिथिक, फिफ्थ नंबर पर होता है हेवनली, 6 नंबर पर ग्लोरियस, 7 नंबर पर डेटिक, 8 नंबर पर होता है स्पिरिचुअल, और जो हाईएस्ट रैंक होता है उसका नाम होता है अर्थली। ज्यादातर वेकनर चोलों का भी तक डिसेबल्स भी है, उन लोगों को सेंट भी नहीं किया जाना चाहिए, मतलब उन लोगों को सेंट भी नहीं कहा जाना चाहिए। हालांकि मुझे यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार रिकॉग्नाइज किया जाता है और मैं अपनी मास्टर की अंडर में जो ये एसेंडेंस ये क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर पाए हैं। यहाँ पर एज समाज ये कोई भी चीज मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। यानी कि वो ये कहने की कोशिश करता है जो आदमी सबसे ज्यादा डिसेबल्स को ट्रेनिंग करता है, अनकंडीशनली हो और कंडीशनली हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग ज्यादा करता है वो लोग सीनियर बनता है। एंड द पर्सन हु हैज नॉट इन द जूनियर, यानी कि वो छोटा होता है। और वो ये भी कहता है कि तुम्हें अपना सीनियर के लिए तुम्हें यहाँ पर बेस्ट देने की कोशिश करना होगा, बेस्ट करना पड़ना होगा। दैट्स द अनस्पोकेबल रूल्स। और तभी अचानक से हनहुलू से ये कहने लगता है कि तो फिर सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक होता है एसेंडेंस, तो फिर यहाँ पर तुम्हारा मास्टर का रैंक क्या है? ये बात को सुनता वो लड़का यानी कि वो आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आकर कहते कि व्हाट, मेरा मास्टर? तेरा इतना हिम्मत कमी ना? वो एकदम से उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और उसको कॉलर को पकड़ता हुआ ये कहता है कि अगर तू यहाँ पर स्पिरिचुअल फिजिक्स के साथ बॉर्न हुआ है, यानी कि पैदा हुआ है, तो फिर तुझे जो है इसे एसेंशियल सीनियर्स के टेक्निक के अंदर ही रहना होगा। देयर इज नो सेकंड चांस बॉय, इफ यू से दैट अगेन वंस मोर टाइम। और तब यहाँ नूल अचानक से कहता है मैंने ये सुना है कि अपने मास्टर को कोई भी तीसरी टाइम चेंज नहीं कर सकता है, और यहाँ पर मुझे जो लगता है कि तुम उसे इसी वजह से फॉलो कर रहे हो क्योंकि उसका स्पीकिंग टेक्निक बहुत ही ज्यादा कूल है ना? इस बात को सुनते वो आदमी और भी ज्यादा भड़क जाता है। तभी हनहुलू जो है अपना इंफॉर्मेशन को खोलकर उसे दिखा देते हैं, और जैसे ये आदमी उसे देखता है एकदम से शॉक हो जाता है। और फिर तभी हनहुलू भी उसे कहता है आई थिंक मुझे ये बात अभी भी याद है कि तुमने कहा था जो आरोही पद होता है उसके पद के अगला पद होता है ना? और इसी बात को सुनता हुआ वो आदमी भी देख लेता है अपनी आंखों से, वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? और तभी हनहुल भी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने सीनियर के लिए बेस्ट करना होगा, राइट? मैं सही कह रहा हूँ ना? तभी यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग एक मास्टर को देख पाते हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा। वहां पर आते ही वो उसका मास्टर भी उसे डांटने लगता है और बताने लगता है फोर तुम ये कह रहे हो कि तुमने उसके सामने सीनियर जैसा बिहेव किया है, राइट? तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो कोई भी टेक्निक मैंने इस्तेमाल किया है क्या तुम उसे दे दी हो? ये लड़का तो चुपचाप रहता है और एकदम से वो मास्टर गुस्से में कहते हैं कि व्हाट एन इडियट, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जिसके पास ये बैंडिक टेक्निक है तुम उसके सामने अपने सर को झुकाए हो, कमीना। तभी इस बात को सुनता वही आदमी कहते हैं कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर, लेकिन मास्टर मैं आपको ये एक बात कहना चाहूंगा, उसका जो अचीवमेंट्स है, परफॉर्मेंस अचीवमेंट वो मुझसे भी ज्यादा हाई है। ही इज ए हाई सेंट, वो एक हाई सेंट है। तभी मास्टर ये सुनता हुआ कहता है ऐसा हो सकता है, शायद इसकी बॉडी कंडीशंस की वजह से ऐसा भी हो सकता है। इसी बात को सुनता हुआ वो आदमी कहता है कि अगर उसका बॉडी कंडीशन ऐसा है तो मुझे लगता है कि उसका बॉडी अभी इरेगुलर फिजिक्स है। इस बात को सुनता हुआ मास्टर और भी ज्यादा उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है क्या तुम ऐसे इडियट बात को अभी कंटिन्यूअसली करते रहना चाहते हो इस दुनिया में? मेरा मतलब ये है कि वो इस दुनिया में तुम्हारा और मेरे जैसे वर्ल्डली फिजिक्स के साथ ही पैदा हुआ है। ये जस्ट ये है कि उसका जो ये बॉडी है वो बेसिस जो है ट्री की तरह झुका हुआ है। इस बात को सुनता वो लड़का कहने लगता है तो इसका मतलब ये है कि उसका ट्रेनिंग स्पीड क्या फास्ट है? मास्टर कहता है कि मुझे पता नहीं है इतनी भी इस चीज के बारे में। इस बात को सुनता वो लड़का और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मास्टर को इस चीज के बारे में भी खास कुछ पता नहीं है। वो मास्टर ये कहने की कोशिश करता है कि ओरिजिनली एक इंसान को ऐसी नेचर की तरफ, ट्री की तरफ झुककर देखना ये थोड़ा सा मुश्किल चीज है, यानी कि आजकल के दिन में ये दिखाई नहीं देता है। ह्यूमंस जो कि अभी कम आउट ऑफ द वाटर, पानी से आता है, जो मिट्टी पर चले जाता है, जो ठंड को भगाने के लिए आग चलाता है और एक लोहे को पिघलाता है उसे रिफाइन करने के लिए। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े कम्युनिकेशन होता है इन लिविंग थिंग्स के बीच में। उन लोगों के जो ये रिलेशनशिप है वो रेदर इनकम्पेटेबल होता है, और उसकी मदद के लिए जो यहाँ पर रिपोर्ट दिया गया है शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा अंतत दुर्लभ चीज हो सकता है, इसी वजह से रेयर केस जिसे कहा जाता है। और देखो अगर तुम इन सारे बातों को समझ गए हो
तो फिर बिल्कुल भी उसके सामने इन सारे मेथड्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में बिल्कुल भी मत करना। और जब तुम्हारा ब्रीथिंग स्टेबलाइज हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें और एक दवाई दूंगा। इसी बात को सुनता हुआ लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है मास्टर का। तो मास्टर ये सोचने थे कि ये स्विच तो सच मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यानी कि फंटास्टिक होने वाला है। तो फिर क्या ये स्टार्विंग का मतलब ये है कि क्या वो इस पेड़ के लिए, ट्री के लिए एग्जिस्ट में है? और इस चीज के बारे में मैंने कभी सुना तक भी नहीं है। और दूसरी साइड हम लोग हनवुल को देख पाते हैं जो कि कंप्यूटर में कुछ चीजों को सर्च करने लगता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के अनुसार यहाँ पर एक सिंगल 1% भी नहीं है जो कि इरेगुलर फिजिक्स के साथ प्रोसेस हुआ है। और यहाँ पर वो से पता भी चल जाता है कि जिन लोगों को फ्यू ऑफ पीपल जो लोग इरेगुलर फिजिक्स के साथ आए हैं उन लोगों को टेस्ट में पता चल गया है, उन लोगों को आइसोलेटेड किया गया है। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगता है क्योंकि उसको अभी तक पकड़ा नहीं है कोई भी, उसके पास एक इरेगुलर फिजिक्स तो है। और ऐसे स्पिरिचुअल फिजिक्स को लार्जली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हेवनली फिजिक्स, दूसरा होता है वर्ल्डली फिजिक्स एंड तीसरा ह्यूमिलिटी फिजिक्स। लेकिन यहाँ पर 4th नंबर पर अनप्रेडिक्टेबल स्पिरिचुअल फिजिक्स क्या आता है और इरेगुलर फिजिक्स भी आता है। मतलब 5 कुछ अगर डिसेंट को भी घट कर देखा जाए, जब यहाँ पर सेंस लोग गायब होने के कगार में था, यहाँ पर मॉन्स्टर जो है यहाँ पर धरती पर दोबारा से कब्जा करने के लिए आने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए मॉन्स्टर को बुराई करने से रोकने के लिए दोबारा से सेंस लोग यूनिटी में एक साथ आ गए। और फिर इसी वजह से उन लोगों का जो एग्जिस्टेंस है वो लेजेंड्स एंड कीप बनते में अभी भी है। एक है होंग गिल्डोंग और दूसरी है जियोन हुची। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों का नाम ही है। हम लोग यही सोचने लगते हैं कि मुझे बिल्कुल भी ये बात सोचना एकदम से तर्क संगत नहीं लगता है क्योंकि वो यहाँ पर कोई भी फेमस सीरियल किलर नहीं था इसी वजह से, और वो भी एकदम सेम कैटेगरी का यानी कि होंग गिल्डोंग और जियोन हुची की तरह ही। फिर जैसे वो एक कप कॉफी पी लेता है, उसका दूसरी बार ये दिखाता है कि उसके ये जो ड्रग कंज्यूम किया था उसके केमिकल इन सारी चीजों के उसकी कैफीन सारे बॉडी में चले जाते हैं। और अभी उसे इस बात के बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है कि उसके पास अभी जो स्पिरिचुअल फिजिक्स से वर्ल्डली फिजिक्स आ गया है, ये इस वजह से हो सकता है उसके पास वो एम्प्टी ब्लू की वजह से। और ताकि उन सारे लोगों को उसकी इस ड्रग के बारे में पता ना चल जाए, इसी वजह से वो सिमिलर टाइप का कोई चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है काम का। उसे यही लगता है कि प्राइवेसी सेक्टर में जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन भी एक लिमिट का ही है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ समझ में आता है और फिर वो कंप्यूटर में ड्रग सर्च करने लगता है, जहाँ पर एक बीच के बारे में यानी कि सीड्स के बारे में बताया जाता है, जिस चीज को उसने कुछ समय पहले ही देखा था, यानी कि उन सारे पेड़ों को। और इसी सीड्स को देखते हुए उसे कुछ चीजें याद आते हैं। उन्होंने फिर अपने हाथ में उन सारे सीड्स को बाहर निकालता हुआ मन ही मन सोचने लगता है कि जब उसने उस अपार्टमेंट में उस बीस्ट के साथ लड़ाई कर रहा था तभी उसे ये स्पाउट्स मिल गया था, यानी कि उस बीच को वो जितनी ज्यादा कॉमन सोच रहा था, मतलब उससे ज्यादा कोई भी ये चीज कॉमन निकल गया। लेकिन वो जब अपने कंप्यूटर में चेक करता है कि ये जो स्पीड मतलब जो बीच है, इस बीच का ज्यादा जो तस्वीरें नहीं है, उस अंकुरित होने के समय जो तस्वीर होता है, जब ये पेड़ होता है उस समय का कोई तस्वीरें नहीं मिलता है। तो वहां पर उसे कंप्यूटर में और एक पोस्ट मिलता है जो कि इसी सीट्स के बारे में वहां पर कुछ बताया जाता है। एक लड़का होता है जो वहां पर इस पोस्ट को डाला है, वो ये दावा करता है कि ये जो एक शीट है इसे एक पुर्गाटोरी क्रश कहा जाता है। और एग्जैक्टली ये वही शीट है जिस शीट के बारे में उसकी ग्रैंडफादर ने एक किताब में लिखा गया है, मतलब लिखा था। और वो इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन को वो अभी यहाँ पर स्प्रेड करना चाहता है। तो हनुमान सोचता है कि आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज हो सकता है, ये पुर्गाटोरी क्रश। और ये जो ग्रास होता है ये नेचुरली जो है 60 रिवर होता है, वह उसके आसपास ही ये ग्रो होता है। और देखो, अगर तुम इस सीड्स को एकदम रॉ यानी कि कच्चा खाओगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारे थोड़ा सा बीमार भी हो सकता है इस वजह से तुम्हारा। और जो स्पीड मतलब सीड्स जो होता है वो स्पाउटिंग करता है, यानी कि थोड़ा सा अंकुरित होता है, उसी समय तुम इस चीज से बहुत ज्यादा मेडिकल एंड इसमें कहा जाता है कि एनर्जी होता है हीन की। लेकिन ये पेड़ जो पैदा होता है, ग्रो होता है, इसमें कुछ कंडीशंस होता है और इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम भी लगता है। तो इसी वजह से इस स्पाउट की जो ये जो शीट्स है, इसकी स्पाउटिंग को ऑब्टेन करना बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चीज हो जाता है। हनीउल भी इस चीज को पढ़ता है, पढ़ते हुए सोचने लगती है कि अच्छा तो ये चीज ढूंढना इतनी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उसके पास जो बीज है उसका वो स्प्राउट दिखा है, यानी कि क्योंकि उसने जब उस बीस्ट को मारा था, फिर उसके पास अभी यहाँ पर कुछ स्पीड भी बचे हुआ है, तो वो अभी वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है स्पीड से, इस सीट से। फिर वो जो है अपना
इसी एक टेक्निक को इस्तेमाल करता है जो कि ब्रीथिंग टेक्निक होता है सनलाइट वाइंड का। और अपने हाथ में लेते हुए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ समय के बाद ही वह आँख खोलते ही देख पाता है कि वहां से जो अंकुरित हुआ है। और फिर तभी हम दूसरी साइड उसी ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि दोबारा से उसके कमरे के अंदर आ जाता है। आते कहती कि हे, तुम कहाँ पर चले गए हो? क्या तुम इस जगह से भाग गए हो? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो इस एरिया से वैसे भी वो भाग सकते हैं। विल उसने कुछ चुराया तो यहाँ से नहीं ना? वो इधर उधर ढूंढने लगता है कि वो है या नहीं, या उसने कुछ चुराया या नहीं। और जैसे वो फ्रिज खोलता है, फ्रिज खोलते ही वो एक चीज गायब देखता है, एक फ्रूट को गायब देखता है। और उसे देखते वो कहने लगती है कि हाँ, मुझे पता ही था कि ये एक चोर है। खैर दूसरी साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हानुल इसी शीट्स को लेकर बाहर आ जाता है मेडिटेट करने के लिए। और जैसे वो कुछ समय वहां पर मेडिटेट करता है, ये जो शीट्स है बहुत बड़ा एक पेड़ में बदल जाते हैं। वो मन मन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने सिर्फ 2 घंटे का ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और ये पेड़ इतनी ज्यादा बड़ा हो गया है। उसे बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश है। और ये जो ब्रीथिंग के माध्यम से अपने सराउंडिंग आसपास जो कोई भी चीज है उन सारी चीजों के माध्यम से अपने एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, जैसे कि उसने एक्सपेक्टेड किया था। ये जो सनलाइट वाइंड है इसके पास एक ऐसी पावर है जिस पावर के माध्यम से प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। फिर वो ये भी सोचता है कि अगर वो कंटिन्यूअसली ऐसी हर्बर्स को यानी कि जड़ी बूटियों को कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है तो फिर उसका इरेगुलर अगर वो लिविंग मतलब जीते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद उसे। तो फिर वो सोचता है कि क्या मुझे ट्राई करना चाहिए, लेकिन पीछे मुड़ते हुए वो देखता है उसकी जो बैग है वो काफी दूर है। तो वो सोचता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। खैर फिर वो उसी शीट्स को अपने मुंह पे दबा लेते हैं और उसे बताया जाता है कि उसने इस पुर्गेटरी ग्रास को अभी ऑब्टेन किया है जो कि उसके शरीर में एक ट्रैक के रूप में काम करता है। फिर वो मेडिटेट करते हुए बैठता है और फिर वो महसूस कर पाता है कि उसके शरीर के अंदर इम्टी ब्लू के जैसे ही सिमिलरली वो हीट स्प्रेड हो रहा है। अगर वो इसी चीज को इसी प्रकार से एब्जॉर्व करता है तो फिर तभी अचानक से देख पाता है कि उसके बीच में उसका मेडिटेशन रुक सा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार क्या हुआ है, क्या उसने कुछ गड़बड़ी कर दिया है। वो दोबारा से ट्राई करता है लेकिन इस बार भी ट्राई करने के बावजूद भी नहीं होता है। वो चीज अपने आप ही बाहर निकल आ जा रहा है। उसे लग रहा था कि ये चीज जो है काम कर रहा है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेट के कुछ हिस्से में निचले हिस्से में जाने के बाद और क्यों नहीं जा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये इसी वजह से भी हो सकता है कि एम्प्टी ब्लू उसके पास जो है वो अभी बेटर क्वालिटी का एक ड्रग है। आखिरकार वो इस फैंटेसी से कैसे ड्रग्स को कंज्यूम कर सकता है। उसे एक पोकेमॉन्स लेजेंडरी जैसा लग रहा है। इसे दोबारा से वो ट्राई करने की कोशिश करता है क्योंकि कौन जानता है यहाँ पर कुछ डिफरेंस चीज भी हो सकता है। लेकिन इस बार जैसे वो करता है अचानक से उसे कुछ डिफरेंस सा महसूस होने लगता है हीट में। और फिर उसे उस इंटरनेट पोस्ट के बारे में भी याद आता है जिस इंटरनेट पोस्ट में इस चीज के बारे में बताया गया था। राइट, मतलब इसका जो इन एनर्जी है इसका एक ऐसा नेचर है जो कि वो इन एनर्जी है। और यहाँ पर जो एम्प्टी ब्लू है उसका नेचर होता है ट्री। तो यहाँ पर उसे एक बात समझ में आता है, अगर वो ब्रीथिंग टेक्निक के मतलब ब्रीथिंग टेक्निक ऑफ द सनलाइट वाइंड इस चीज के मदद से वो अगर इस एनर्जी ऑफ द ट्री को एब्जॉर्ब कर सकता है तो फिर उसे लगता है उसे और कोई ब्रीथिंग टेक्निक को यहाँ पर सीखना होगा जिस चीज के माध्यम से वो इस इन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिक्स एनर्जीज बनाना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनता हुआ सोचता है कि उसकी लाइफ अभी खतरनाक सिचुएशन पर भी आ सकता है अगर वो ऐसा कुछ भी चीजें करता है, क्योंकि पहले भी ये चीज हुआ था। लेकिन अभी भी उसे इस बात से थोड़ा बहुत रिलीफ इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी उसका जितना ज्यादा एफिशिएंसी डिक्रीज होगा उतनी ज्यादा उसका क्रिएटिंग पावर इंप्रूव होते जाएगा। और फिर वो सीधा जाके उस पेड़ को अपने हाथ में उठा लेते हैं। और फिर वो कुछ रूल्स के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक से दोबारा से भूकंप जैसा कुछ उसे महसूस होने लगता है। वो अपनी मोबाइल को खोलता है, खोलते हुए सोचने लगती है कि अभी कौन सा अभी अलर्ट दिया गया है। उसे दोबारा से अभी मोबाइल में इमरजेंसी अलर्ट दिया जाता है जो कि लेवल 2 का क्लाइमेट होता है। वहाँ पर बताया जाता है कि कुछ रिवर में मतलब बाढ़ आने वाले, बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है, तो सारे लोगों को जो है एक सेफ जगह पर जाने के लिए बात करते हैं। आसपास के लोगों को भी इस न्यूज के बारे में पता चल जाता है। वो लोग भी भागने लगता है। बताता है कि अभी अभी उन लोगों ने जस्ट इस चीज को अनाउंस किया है और क्या उन लोगों ने अभी अभी ये लेवल 2 का अलर्ट के बारे में बताया। फिर लड़का कहते हैं कि जल्दी करो, हमें अभी के अभी एविक्शन शेल्टर पर जाना होगा। तो कुछ समय के बाद ही वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हन्यूल भी अपनी पेड़ को लेकर चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो लोग एक जगह पर जाते हैं और लोगों को क्रिएचर नीचे जमीन पर रेंगते हुए दिखने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये कौन सा चीज है। तो एक लड़का कहते हैं कि इसे डरो मत, मुझे लगता है कि ये लोग मिट्टी के अंदर ही जाते हैं और प्रोबेबली हमें जो ये लगता है कि अगर हम लोग इसे टच नहीं करेंगे तो इतनी ज्यादा हमारे ऊपर कोई दिक्कतें नहीं आने वाला है, शायद प्रोबेबली। और फिर जैसे कि अभी हम सभी लोग अगर यहाँ पर है तो दे वुड नॉट कम, वो लोग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगा। और तभी यहाँ पर हन्यूल को एक प्रोटेक्टिव बैनर दिखता है। सोचता है कि क्या यही वो प्रोटेक्टिव बैनर है
सब हर एक बिल्डिंग में ये चीज है। जस्ट वो यहाँ पर लोगों को फॉलो करते करते यहाँ पर चला है, वो इस बात से वो खुश है। लेकिन तभी अचानक से उसे किसी का आवाज सुनाई देता है कि प्लीज सेव मी, बचा लो बचा लो। और तभी अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर को हम लोग देख पाते हैं। उसके सामने एक लेडी होती है और उसके साथ एक डॉग भी रहता है। और इसी चीज को हन्यूल भी देख रहा था, क्योंकि ये चीज हन्यूल के सामने ही हो रहा था। और फिर वो मॉन्स्टर जो है सीधा उस महिला को एकदम से पकड़ सा लेता है और लेते उसके अंदर एक कुछ बर्तन जैसा चीज होता है, जहां पर वो उस महिला को फेंक देता है। वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े रहते हैं। इन सारे चीजों को होते हुए बाहर से लोग देख रहे थे, जो लोग बैरियर के अंदर रहते हैं। वो लोग सोचने लगता है कि अगर हम लोग भी थोड़ा बहुत लेट करके आते तो फिर हमारा हाल भी सेम ही रहता। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों को सिगरेट्स का बदबू आने लगता है। असल में ये जो सिगरेट है वो हन्यूल पी रहा था, क्योंकि अभी उसे बूस्ट की जरूरत है। और फिर वो मन ही मन सोचने लगते कि भले ये कोई ड्रैगन किंग हो या जो कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैं एक हेल्दी पर्सन को अगर ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता हूँ तो इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता है। और इसी बात को सोचते ही वो एकदम से सीधा जाता है और फिर अपने हाथ में उसी पेड़ को भी लेता है और लेते हुए साथ मॉन्स्टर को एक बहुत ज्यादा जोरदार का लात मारता है और वो मॉन्स्टर सीधा जाके दीवार पर टक्कर खा जाता है। और फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या ये मैं इतनी ज्यादा पहले भी स्ट्रांग था। और फिर उसे याद आता है कि उस कुछ समय पहले इस पुर्गेटरी गैस को कंज्यूम किया था। क्या इसी चीज की वजह से उसे इतनी ज्यादा ताकत मिल गया है? वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी वो बारिश हो रहा है। द हैवी रेन दैट्स फीलिंग इट्स दैट ड्रैगन किंग टीयर्स, यानी कि ये ड्रैगन किंग का टीयर्स है। और फिर उसे ये समझ में आता है कि ये जो वाटर है ये ट्री को बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करवा सकते हैं। इट्स मेक्स देम स्ट्रॉन्गर, यानी कि उन सारे ड्रैगन किंग को भी वो स्ट्रॉन्गर कर सकता है। और फिर उसे अभी समझ में आ रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो आर्टिफैक्ट रिफाइनमेंट मिक्स के साथ ये जो पेड़ है इसको एक एक्सोटिक ब्लेड बना देते हैं, यानी कि एक तलवार बना देते हैं इसी चीज को। और वो मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा जोर से रोने लगता है। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। ये भी इधर तैयार रहता है। मॉन्स्टर जैसे हन्यूल की तरफ अटैक करता है, हन्यूल भी उसके अटैक को ब्लॉक करता है अपनी उस तलवार से। वो सोचने लगता है कि अगर मैं इस चीज को थोड़ा बहुत भी ढीला छोड़ देता हूँ तो वो अंदर मुझे धकेल फेंक सकता है। यहाँ पर उसके पास ज्यादा टाइम भी अभी बचे नहीं हुआ है, क्योंकि उसे अभी प्रोटेक्टिव बैरियर को तक पहुंच भी सकता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा करीब है। दूसरी साइड हम लोग इस महिला को देख पाते हैं जो कि रैंक 2 अभी जा रहा था। आई हैव टू एंड्रॉइड सीट्स, उसे इसे सहन करना ही होगा। तभी अचानक से उस मॉन्स्टर के बीच में एक गैप उसे दिखता है और उसी गैप के अंदर ही वो हमला कर देता है। और वो मॉन्स्टर भी थोड़ा बहुत पीछे जाकर गिरता है उसकी अटैक की वजह से। लेकिन वो ये नोटिस कर पाता है हन्यूल कि ये अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर थोड़ा बहुत एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया। क्या ये सब कुछ इसी चीज की वजह से हो रहा है, यानी कि इस डेमोन्स्ट्रेट एक्सोटिक ब्लेड की वजह से? फिर वो मॉन्स्टर जो है अचानक से उसकी तरफ देखने लगता है। उसे समझ में आता है अचानक से वो मॉन्स्टर उसकी तरफ नहीं देख रहा है, बल्कि वो इस ब्लेड की तरफ से देख रहा है। और फिर उसे याद आता है एक बात कि उन लोगों ने ये बताया था ये जो पीच ट्रीज होता है ये घोस्ट भगाने वाला ट्री होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दैट्स व्हाई इट इज बिकॉज इट्स ए घोस्ट, राइट? मतलब ये जो मॉन्स्टर है ये घोस्ट है। और वो मॉन्स्टर उस महिला को देखता है दोबारा से उसे पकड़ने के लिए। और फिर वो मॉन्स्टर जैसे उस महिला को दोबारा से पकड़ लेते हैं, हम लोग देख पाते हैं कि हन्यूल अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो महिला एकदम से ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन हन्यूल जाके उसे उसी समय बचा लेते हैं। वो महिला उसे शुक्रिया अदा करता है, लेकिन हन्यूल यही कहता है कि अभी भी हमारे पास रिलीव होने के लिए समय नहीं है। लेकिन पीछे से अचानक से वो मॉन्स्टर, जब हन्यूल भाग रहा था उस लेडी को लेकर, वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला करने के साथ साथ वो महिला तो उस बैरियर के अंदर चले जाता है, लेकिन जो हन्यूल है वो सीधा एक दीवार पे जाके टक्कर खा जाता है। उसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लगता है, लेकिन उसे ये लगता है कि उसने जो डबल लेयर के कपड़े पहने हुए थे इसी वजह से शायद उसे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगा, उसे फ्रैक्चर ज्यादा नहीं हुआ है। और फिर हन्यूल मन मन ये भी सोचने लगता है कि आखिरकार ये महिला अभी तो चली गया है ना उस बैरियर के अंदर, तो फिर ये जो मॉन्स्टर है वो अभी उसके ऊपर मतलब उसके सामने आता है उसे मारने के लिए। और उसे उड़ता हुआ देखता हुआ हन्यूल सोचता है कि अभी वो इतनी ज्यादा एक बड़ा होकर भी वो उड़ रहा है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, ये टोटली एक स्कैम है। और कौन सा स्कैम है ये हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। और उस एपिसोड को देखने के लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना होगा और नए मानो भी मानो रिक्वेस्ट करना होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।